हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम इनहेरेंट पावर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसका एक के सेक्शन है विच इज सेक्शन 151 एंड वी विल आल्सो लुक इनटू दिस वन केस लॉ, महंत रामदास वर्सेस महंत गंगादास 1961 का केस लॉ है। तो इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 में गिवन क्या है, यहाँ पे मैंने एज इट इज सेक्शन 151 पेस्ट कर दिया है। विल रीड दैट। सेक्शन 151 की मार्जिनल नोट हेडिंग बोलती है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। Nothing in this court shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent the abuse of process of the court। या दो सिनेरियो हैं, इधर एंड ऑफ जस्टिस को उसको प्रोटेक्ट करना है या फिर टू प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस। इन दोनों सिनेरियो अगर ये दोनों एक भी सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे और है, अगर ईदर ऑफ देम गेट सेटिस्फाइड तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर विच इज़ इन सेक्शन 151 उसको यूज़ कर सकता है। बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये है कि जो हमारा सीपीसी है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव ना होने का मतलब है वो हर कोई सिनेरियो एनविजन नहीं कर सकता, ढेरों सिनेरियो हो सकते हैं। तो सीपीसी हमारा लेजिस्लेचर नहीं बनाया है। अब जो लेजिस्लेचर है वो हर कोई सिनेरियो इमेजिन नहीं कर सकता था और हर कोई सिनेरियो के लिए वो एक अलग रूल या फिर अलग सेक्शन नहीं बना सकता था। तो उसी सिनेरियो को टैकल करने के लिए जो लेजिस्लेचर ने सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर दे दी, किसको? पावर ऑफ द कोर्ट को पावर दे दी कि अगर ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे अगर उसको एंड ऑफ जस्टिस को सिक्योर करना है या फिर एक एब्यूज़ विच इज़ द एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस को प्रिवेंट करना है, तो उस सिनेरियो में दे कैन मेक एनी सच ऑर्डर एंड नथिंग इन दिस कोर्ट विल लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट दिस इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, राइट। सो एंड ऑफ जस्टिस, अब हम इन दोनों कॉम्पोनेंट को वन बाय वन विल गो विद। एंड्स ऑफ जस्टिस क्या होता है? नाउ द पर्पस ऑफ लॉ इज़ टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, मतलब उसको जस्टिस सिक्योर करना है। और जो लॉ है हमारा वो खुद एक एंड नहीं है, वो लॉ एक जस्टिस नहीं है। लॉ इज़ अ मीन्स, वो एक रास्ता है टू अटेन दैट जस्टिस, राइट। अगर बट ऐसी सिनेरियो आ सकती है जहाँ पे लॉ जो है वो एक इनजस्टिस क्रिएट कर रहा है, तो इस सिनेरियो में टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर, राइट। देन नाउ वी हैव अनदर कॉम्पोनेंट विच इज अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अगर कोई भी पार्टी इज अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, सपोज where a party is misusing or manipulating the legal process to achieve an unfair advantage or to cause harm to other party। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पार्टी है, एक डिफेंडेंट है, उसको एक आदमी से बहुत ही नफरत है, तो वो बार बार उस आदमी के अगेंस्ट ही इज़ फाइलिंग न्यूमरस केसेस, झूठे केसेस हैं, बस उसको टाइम वेस्ट करने के लिए, फंसाने के लिए, उसका यही मोटिव है। तो कोर्ट क्या कर सकता है? ये दिस अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट विच इज़ डन बाय दिस पार्टी अगेंस्ट समवन हु ही डज नॉट लाइक। तो यहाँ पे कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर जो 151 सेक्शन में है उसको यूज़ करते हुए दे कैन इम्पोज कॉस्ट और या फिर दे कैन डिसमिस ऑल द लीगल सूट्स जो भी उसने फाइल करे गए हैं। तो बेसिकली जब ये कॉम्पोनेंट्स में कोई भी कॉम्पोनेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज़ कर सकता है। बट एक राइडर यही है कि कोर्ट को बहुत ही जुडिशियल रिस्ट्रेंट अपनाते हुए ये करना है, जब तक दूसरी रेमेडी अवेलेबल नहीं है तब तक 151 में नहीं जाना है। अगर कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है जो कि कैन सिक्योर द जस्टिस और प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस, अगर ऐसी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो आप इनहेरेंट पावर में तभी जाएंगे। नाउ द एसेंशियल इज़ कि जो हाई कोर्ट के पास ये पावर है, इट इज़ रेफर टू द पावर्स दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली कन्फर्ड बाय द लॉ बट आर नेसेसरी टू इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब लॉ ने कैटेगोरिकली ये नहीं बताया कि हाई कोर्ट के पास पावर क्या है। लॉ ने बस ये बताया कि ये सिचुएशन है जहाँ पे अपनी हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर से कोई भी ऑर्डर दे सकता है। लॉ ने ये नहीं बताया कि कैसा ऑर्डर, लॉ ने बोला कोई भी ऑर्डर जस्ट टू सिक्योर दिस एंड ऑफ जस्टिस और प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ पावर ऑफ कोर्ट, राइट। तो ये जो पावर है ये कैटेगोरिकली लिखी नहीं गई है लॉ में और basically has the power to take any action that is necessary to ensure that justice is done and in a particular case even if such action is not explicitly provided for in the law। अब सपोज ऐसा कोई एक्शन जो कोर्ट कर रहा है जो कि लॉ में लिखा नहीं है बट वो कर सकता है अगर वो सेक्शन 151 के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई करता है। देखो, तो इट इज़ बेसिकली नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट टू वेट फॉर द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ और हायर जुडिशरी टू बेसिकली make that a law of the land।
ठीक है, तो उसको पार्लियामेंट या फिर हायर जुडिशरी का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो सेक्शन 151 से अपनी इनहेरेंट पावर वो यूज़ कर सकता है। Now the inherent power of the High Court is broad and flexible, and it can be used to remedy any procedural defect or to prevent abuse of the process of the power. Same thing. However, this is very important. I have already said this, but मैं अब reiterate करूँगा कि जो हाई कोर्ट की जो पावर है, it must be guided by the principle of judicial restraint. मतलब इसको sparingly या फिर जहाँ तक बहुत कम जगह यूज़ करना है, ये कि नहीं हर जगह जहाँ पे आपको लग रहा है ऐसा कर सकते हो तो आप कर दो, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ 151 वो सेटिस्फाई हो रही हैं और देयर इज़ नो अदर रेमेडी अवेलेबल, तभी आप सेक्शन 151 के एम्बिट में जाएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्डर्स जो सेक्शन 151 के अंडर वो कोर्ट इशू कर सकता है। सपोज रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल सेक्शन 11 में है, अगर कोई ऐसा केस है जो कि पूरा स्क्वेयरली फिट नहीं हो रहा है सेक्शन 11 में, तो रेस जुडिकाटा नहीं है, बट सेक्शन 151 में कोर्ट अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर सकता है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल, इवन इफ सेक्शन 11 में वो नहीं फॉल कर रहा है। या फिर कोर्ट अपनी कोई पार्टी ऐड कर सकता है, या फिर कोर्ट डिफरेंट ट्रायल्स जो हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकता है, कंसोलिडेट करके एक ही ट्रायल कर सकता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि दुनिया अराउंड इन द होल कंट्री बहुत सारे एफआईआर फाइल करे गए हैं एक ही पर्सन के अगेंस्ट, तो वो पर्सन बोल सकता है कोर्ट को कि वो इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हुए वो सारी एफआईआर को कंसोलिडेट कर ले, मतलब एक ही एफआईआर बना ले, जिससे कि वो सिर्फ एक ही कोर्ट में उसकी ट्रायल चले, ताकि उस बंदे को या फिर उस प्लेंटिफ को हर कोर्ट में ना जाना पड़े, हर डिफरेंट स्टेट के जहाँ पे भी एफआईआर लॉन्च हुई है। तो ये सारी इनहेरेंट पावर है जो कि कोर्ट यूज़ कर सकता है टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो महंत राम दास वर्सेस महंत गंगा दास का जो केस है, वेरी सिंपल केस, वेरी स्मॉल केस, ये बेसिकली बता रहा है कि अगर दूसरी रेमेडी अवेलेबल है तो आप सेक्शन 151 में नहीं जाएंगे। तो इसका इशू ये था कि इशू वाज रिलेटेड टू डेफिसिट इन कोर्ट फी, कि कोर्ट फी नहीं भरी गई थी बाय द सर्टेन डेट और एपेलेंट ने डेट की एक्सटेंशन मांगी थी। तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या किया, 151 का इस्तेमाल कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि जो सेक्शन 148 है वो एम्पल पावर दे रहा है हाई कोर्ट को, वो रेमेडी अवेलेबल है प्लेंटिफ लिए सेक्शन 148 में कि कोर्ट जिसमें एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है, लेकिन स्टिल हाई कोर्ट 151 में ग्रांट कर रहा है। तो ऐसा गलत है। हाई कोर्ट को पहले 148 में जाना चाहिए। अगर वो 148 से वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो सिक्योर जस्टिस नहीं कर रहा है, और या फिर इज नॉट एबल टू प्रिवेंट द प्रोसेस अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, तो तब वो सेक्शन 151 में जाएगा। बेसिकली आइडिया इज़, अगर आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल है, पहले आप उन रेमेडीज़ को जाओगे और आपका लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए सेक्शन 151 का। सो थैंक यू एवरीवन। विद दिस वी एंड विद द सेक्शन 151 का लेक्चर।